यस, बुक रीडिंग के हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, दैट इज आज पेज नंबर 119, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं जो इसका चैप्टर है संगठित नियोजन, कि किस तरह से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सुपर रिच बनने की जर्नी में आपका यह 6th स्टेप है। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर है धनवान होने की तरफ आपका 7th स्टेप, 7वां कदम। और अभी तक इस चैप्टर में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 2-3 चीजों को पढ़ा है, जो इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेतृत्व में, लीडरशिप में आपको सफल होने के लिए कौन कौन से आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए और किन किन कारणों के कारण आप विफल हो जाते हैं, और कौन कौन से वे नए क्षेत्र है जिसमें आने वाले समय में लीडरशिप की जरूरत होगी, और किसके माध्यम से आप अपनी सेवाओं को, सर्विसेज को बेच सकते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपने संक्षिप्त को बहुत लंबा बनाने से डरे नहीं। नियोक्ता भी सुयोग प्राप्त आवेदकों की सेवा खरीदने में उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितनी कि आप रोजगार हासिल करने में लेते हैं। वास्तव में सबसे सफल नियोक्ताओं की सफलता मुख्य रूप से सुयोग प्राप्त सहयोग के चयन करने की क्षमता की वजह से होती है। वे सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ तक हमने पहले रीड किया था। एक और बात को याद रखिए, आपके संक्षिप्त की तैयारी में सफाई यह संकेत देगी कि आप एक श्रमसाध्य व्यक्ति है। मैंने अपने ग्राहकों को ऐसे संक्षिप्त तैयार करने में मदद की है जो इतने आकर्षक और असाधारण थे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के बिना ही इनको आवेदक को रोजगार मिल गया। इट मीन्स जब भी आप अपनी किसी भी सर्विसेज को देने जा रहे हैं तो उसमें आपको पूरी तैयारी के साथ में वहां पर उनको अपनी सभी सर्विसेज को देना है। जब आपका संक्षिप्त पूरा हो जाता है, यह है यहाँ तो एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी में जाता है इंटरव्यू के लिए तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ हमारी सर्विसेज के साथ में, कि जब भी हम अपनी सर्विसेज को किसी को देने जाते हैं तो हमें उसके लिए पूरी तैयारी पहले से ही करके रखनी है। जब आपका संक्षिप्त पूरा हो चुका है तो इसे बड़े करीने से एक अनुभवी जिल्दसाज से बंधवाए और एक कलाकार से प्रिंटर द्वारा लिखवाए निम्न के समान। जैसे कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया था। रॉबर्ट के स्मिथ की योग्यता का संक्षिप्त, दी ब्लैक कंपनी इंक के अध्यक्ष के निजी सचिव पद के लिए आवेदन। यहाँ पे क्या कहा गया है, रॉबर्ट के स्मिथ ने एक अपना आवेदन किया था एक कंपनी के नाम, जब कंपनी का नाम था दी ब्लैक कंपनी, और वहां के जो निजी सचिव के, है ना, वहां के अध्यक्ष का जो निजी सचिव था, प्राइवेट सेक्रेटरी के पद के लिए उन्होंने आवेदन किया था। हर बार जब संक्षिप्त दिखाया जाए तो नाम बदल दे। यह निजी स्पर्श निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करता है। अपने संक्षिप्त को बड़े ही करीने से सबसे अच्छे प्राप्त कागज पर टाइप या प्रिंट करवाए और पुस्तक करो कवर किस्म के एक भारी कागज से बंधवाए। इट मीन्स जब भी आप अपने बोनसेस बनाएंगे तो उसको कुछ इस तरह से ही आपको बनाना है। जिल्द साज बदल दिया जाना चाहिए, और यदि इसे एक से अधिक कंपनी में दिखाया जाना है तो उचित फर्म का नाम बदले। आपके संक्षिप्त के पृष्ठ पर आपका फोटोग्राफ चिपकाया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन करें और उन पर सुधार करते रहे जहां भी आपकी कल्पना आपको सुझाव दे। इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप अलग अलग कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उस फर्म का नाम बदले, और उसका जो बाहरी पेज है जिसको जिल्द भी कहा जाता है उसको भी आपको बदल देना है। सफल सेल्समैन बहुत सावधानी से खुद को तैयार करते हुए समझते हैं कि पहली छाप स्थायी होती है। और दोस्तों, कहा भी गया है कि आपको अपने जीवन में फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने का कभी भी मौका नहीं मिलता, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन ही कहा जाता है। आप अपने जीवन में दूसरी बार इंप्रेशन को बदल सकते हैं, तीसरी बार बदल सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने आप कभी भी अपने पहले इंप्रेशन को नहीं दोहरा सकते। वे समझते हैं कि पहली छाप स्थायी होती है। आपका संक्षिप्त आपका विक्रेता है, इसे एक अच्छा परिधान दे ताकि यह एक पद के लिए एक आवेदनों में स्पष्ट रूप से इतना अलग दिखे कि आपके भावी नियोक्ता ने ऐसा कभी नहीं देखा हो। आप जिस पद को पाने की कोशिश कर रहे हैं यह मूल्यवान है, तो इसके लिए सावधानी से तैयारी करें। इसके अलावा यदि आप खुद को एक नियोक्ता को इस तरह से बेचते हैं कि वह आपके व्यक्तित्व से खुश हो जाता है तो आप शायद बहुत शुरू से ही अपनी सेवाओं के लिए परंपरागत तरीके से
रोजगार के लिए आवेदन से प्राप्त काम द्वारा अर्जित धन की तुलना में अधिक धन प्राप्त करेंगे। वाह, वंडरफुल। इट मीन्स अगर आप अपनी सेवाओं के लिए जो परंपरागत तरीके हैं उनसे हटकर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी आपको चीजें मिलने वाली है वो बहुत ही आराम से चीजें आपको मिल पाएगी, राइट। यदि आप एक विज्ञापन एजेंसी या रोजगार एजेंसी के माध्यम से रोजगार की तलाश करते हैं, यदि आप एक विज्ञापन एजेंसी या एक रोजगार एजेंसी के माध्यम से रोजगार की तलाश करते हैं तो एजेंट से अपनी सेवाओं के विपणन में अपनी संक्षिप्त की प्रतियां इस्तेमाल करवाए। यह आपके लिए वरीयता हासिल करने में एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों की मदद करेगा। अब इम्पोर्टेंट है कि वह पद कैसे भरा पाए जो आप चाहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर हो सकता है कि आप ऐसा क्लाइंट या कस्टमर कैसे पाए जिनको आप चाहते हैं, है ना। कुछ कस्टमर क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं कि हम उनको अपनी सर्विसेज दे पाए। उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मन के अंदर बार बार फियर्स होते हैं। तो हम ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे पद को, ऐसी सर्विसेज को कैसे पाए जिन्हें हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए सबसे उपयुक्त काम करके खुश होता है। एक चित्रकार पेंट से, एक शिल्पकार अपने हाथों से और एक लेखक लेखन से प्यार करता है। कम निश्चित प्रतिभा वाले लोगों की प्राथमिकता व्यापार और उद्योग के कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। यदि अमेरिका कुछ अच्छी तरह से करता है तो यह है कि यह पैसों की मिट्टी की जुताई, निर्माण, विपणन और व्यवसायों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। जैसे कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, सही निर्णय लेके आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। यदि काम पहले से ही मौजूद नहीं है तो शायद आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, अगर वह उपलब्ध नहीं है, इट मीन्स आप उस तरह के काम की शुरुआत कर सकते हैं। जिस व्यक्ति या कंपनी के लिए आप काम करना चाहते हैं उसको चुने, है ना। जिन व्यक्तियों के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उसे आपको खुद चुनना है। अपने भावी नियोक्ताओं की नीतियां, कर्मियों और उन्नति की संभावना का अध्ययन करें, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपका क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, आपको उनका पहले से ही अध्ययन करना है, किस तरह से हम उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने विश्लेषण, अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से जाने कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं और उन लाभों, सेवाओं, सुधारों, विचारों को देने के तरीके और साधनों की योजना बनाएं जिन्हें आप मानते हैं कि आप सफलतापूर्वक वितरित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। आपका जो एक्सपर्टीज है, टैलेंट है, जो आपकी क्षमताएं है, उनका भी आपको पूरी तरह से अध्ययन करना है। कौन से अपने विचारों से, कौन से इम्प्रूवमेंट से आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, नियोक्ता को आप अपनी सबसे बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। नौकरी के बारे में भूल जाए कि कोई नौकरी है या नहीं है। इस सामान्य रूटीन को भूल जाए कि आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है। इस बात पर ध्यान लगाओ कि आप क्या दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली देखा गया है जॉब करने का जो टेंडेंसी होता है तो वहां पर ये रहता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, जबकि हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम वहां पर अपना क्या देने वाले हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पर्सन वहां पर खुश नहीं रह पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार आपके मन में अपनी योजना बन गई तो एक अनुभवी लेखक का प्रबंध करके इसे साफ तरीके से और पूरे विस्तार से कागज पर लिख ले। इट मीन्स इसको पूरे आपको अपने डिटेल अपनी बना लेनी है। इसे अधिकार वाले उचित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करे और बाकी काम वह करेगा। हर कंपनी उन लोगों की तलाश कर रही है जो कुछ मूल्यवान दे सके, चाहे वह विचार हो, सेवाएं हो या संपर्क हो। हर कंपनी के पास उस व्यक्ति के लिए जगह है जिसके पास एक ऐसी निश्चित कार्य योजना है जो कंपनी के लिए लाभ के लिए है। इट मीन्स हर कोई व्यक्ति या हर कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन वो ये चाहती है कि उसकी प्रोग्रेस हो, वो आगे बढ़े, ग्रो करे, और वो ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ मिलाना चाहती है, राइट। जैसे अगर कोई टीम मेंबर कल आपको ग्रो करने में मदद करता है तो आप भी चाहेंगे कि वो मेरे साथ काम करे, डेफिनेटली। प्रक्रिया की इस शैली में कुछ दिनों या सप्ताहों का अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन आय में, उन्नति में और पहचान में जो अंतर होगा वह छोटे वेतन पर कड़ी मेहनत के वर्षों की बचत करा देगा। इसके कई फायदे हैं। एक मुख्य फायदा यह है कि यह अक्सर एक चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में 1 से 5 साल तक का समय आपका बचा लेगा।
हर व्यक्ति जो सीढ़ी पर आधे रास्ते से शुरुआत करता है, सोच समझकर और सावधान योजना के द्वारा ऐसा करता है, जाहिर है बॉस के बेटे को छोड़कर। यानी कि यहाँ पर ये क्या आ गया है कि बॉस का बेटा ऐसा नहीं करता, लेकिन आपको ये सब कुछ करना है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, सेवाएं बेचने का नया तरीका, नौकरियां अब साझेदारियां है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। पहले दोस्तों एक जमाना था जब ज्यादातर लोग नौकरियों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी देते थे। अब सभी ज्यादातर बिजनेस को प्रायोरिटी देने लगे हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति है। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो भी अपने साथ में नौकरी देने में विश्वास कम और पार्टनरशिप में ज्यादा विश्वास करती है, राइट। जो बड़े बड़े फर्म हैं उनके अंदर जो बड़ा बड़ा नौकरी पे वहां पे काम करते हैं तो परसेंटेज शेयर करते हैं उनके साथ में। तो उससे होता क्या है, वो व्यक्ति अपना बेस्ट दे पाता है, क्योंकि जब अच्छा प्रॉफिट आएगा तभी उनको कुछ मिल पाएगा। सेवाएं बेचने का नया तरीका है, नौकरियां अब साझेदारियां हैं। वे पुरुष और महिलाएं जो भविष्य में अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, उन्हें इस अद्भुत परिवर्तन को स्वीकार करना होगा जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध में हुआ है। भविष्य में गोल्डन नियम, न कि गोल्ड के नियम, माल के विपणन, साथ ही व्यक्तिगत सेवाओं में भी हावी होने वाले कारक होंगे। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भविष्य के संबंध साझेदारी की प्रकृति में अधिक होंगे, जिनमें शामिल होंगे नियोक्ता, नंबर 2 कर्मचारी एंड नंबर 3 जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन का यह नया तरीका कई कारणों के लिए नया कहा जाता है। पहला, भविष्य के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों सहकर्मी माने जाएंगे, जिनका काम निपुणता से जनता की सेवा करना है। पुराने समय में नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने अपने बीच सौदेबाजी की हुई है, एक दूसरे से जितना हो सके अधिकतम लाभ कमाते हुए बिना इसका विचार किए हुए अंतिम विश्लेषण में वे वास्तव में तीसरे पक्ष की कीमत पर सौदेबाजी कर रहे थे, अर्थात जनता जिसकी वे सेवा करते थे। पहले क्या था, कंपनी चाहती थी मेरा प्रॉफिट हो जाए और एम्प्लॉय चाहता था मेरा प्रॉफिट हो जाए, जनता कहीं पर भी जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एम्प्लॉय और जो भी उनके एम्प्लॉयर है, दोनों का फोकस होता है वे जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। अवसाद ने घायल जनता के एक शक्तिशाली विरोध के रूप में कार्य किया, जिसका अधिकार हर दिशा में उन लोगों द्वारा कुचल दिया गया था जो व्यक्तिगत फायदे और बढ़त के लिए चिल्ला रहे थे। जब अवसाद के मलबे को हटा दिया गया होगा और व्यापार एक बार फिर से संतुलित करने के लिए बहाल कर दिया गया होगा, तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पहचान लेंगे कि अब उन्हें उन लोगों की कीमत पर लाभ कमाने का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इट मीन जब बहुत दिनों तक हम कह सकते हैं, मैं क्या एग्जांपल यहाँ पर शेयर करूंगा कि जब हम अपने किसी क्लाइंट का या कस्टमर का बहुत ज्यादा दिनों तक एक तरह से शोषण करते हैं, शोषण ही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी काम को कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन के बेनिफिट्स को हम नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज हम उसका शोषण कर रहे हैं, तो एक न एक दिन वो उसका विरोध करेगा, वो हमें छोड़कर चला जाएगा। जिनकी वे सेवा करते हैं, भविष्य की असली नियोक्ता जनता होगी। यह बात प्रभावी रूप से व्यक्तिगत सेवा को बेचने की तलाश में रहने वाले हर व्यक्ति के दिमाग में सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए। यानी कि जो अपनी व्यक्तिगत पर्सनल सर्विसेज जो बेचना चाहते हैं, स्पेशली जो मेंटोर कोचिंग का आज का डिजिटल वे में ज्यादा ये बढ़ रहा है, इनको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है। अमेरिका में लगभग हर रेल मार्ग वित्तीय कठिनाई में है। वह दिन किसे याद नहीं जब यदि किसी नागरिक से टिकट कार्यालय में गाड़ी के प्रस्थान के समय के बारे में पूछ लिया तो उसे विनम्रता से जानकारी देने के बजाय अचानक बुलेटिन बोर्ड के पास भेज दिया जाता था। स्टेट कार कंपनियों को भी एक समय के परिवर्तन का अनुभव हुआ, बहुत ज्यादा समय पहले नहीं। एक समय था जब स्ट्रीट कार कंडक्टर यात्री को तर्क देने में गर्व करते थे। कई स्ट्रीट कार की पटरियों को हटा दिया गया और यात्री बस में सवारी करते हैं, जिसका ड्राइवर शीलता का साक्षात उदाहरण है। तो धीरे धीरे चीजें बदल रही है जीवन के अंदर और आपको भी बदलाव को स्वीकार करना होगा। देश भर में स्ट्रीट कार पटरियां परित्याग से जंग खा रही है और उठा ली गई है। जहां कहीं भी स्ट्रीट कार अभी भी संचालन में है, यात्री अब तर्क के बिना सवारी कर सकते हैं और कोई भी ब्लॉक के बीच में भी कार को बुला सकता है और मोटरमैन उदारता पूर्वक उसको अपने साथ बिठा लेगा।
समय कैसे बदल गया है, यही बिंदु है जिस पर मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूं। समय बदल गया है, इसके अलावा परिवर्तन न केवल रेल मार्ग, कार्यालयों और स्ट्रीट कारों में प्रतिबिंबित होता है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी। जनता साबित हो कि नीति अब गायब हो चुकी है। वह स्थान अब हम है उदारता पूर्वक आपकी सेवा में श्रीमान इस नीति द्वारा ले लिया गया है। यानी कि पहले जब जनता का कहीं ना कहीं वो शापित थी, उसका शोषण किया जा रहा था, वो समय बदल चुका है और जनता के लिए हमें पूरी तरह से उदार होकर अपनी सर्विसेज में अपना बेस्ट देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बैंकरों ने इस तेजी से परिवर्तन के दौरान एक दो बातें सीखी जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटी है। आज के एक बैंक अधिकारी या बैंक कर्मचारी की ओर से अभद्रता उतनी ही दुर्लभ है जितना एक दर्जन साल पहले विशिष्ट थी। पिछले कुछ वर्षों में कुछ बैंकरों, बेशक उनमें से सभी नई नई कठोरता का एहसास दिया है, जिसने हर एक ऋण लेने वाले व्यक्ति में एक सिरन पैदा की जब उसने ऋण के लिए अपने बैंकर के पास जाने के बारे में सोचा तक भी। इट मीन्स बैंक में भी पहले लोग जाने से कहीं ना कहीं कतराते थे और बड़ा ही उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। और आजकल जब से प्राइवेट बैंक्स आए हैं तो डेफिनेटली एक नया अनुभव लोगों को मिला है। अवसाद के दौरान हजारों बैंक विफलताओं पर मोहगनी दरवाजे को पीछे हटाने का प्रभाव पड़ा। जो बैंकरों ने खुद रुकावट डाल रखी थी वे अब खुले में डेस्क पर बैठते हैं, जहां उनसे किसी भी जमाकर्ता किसी के भी द्वारा जिसकी मिलने की इच्छा अपनी मर्जी से मिला या संपर्क किया जा सकता है और बैंक का पूरा माहौल एक शिष्टाचार और समझ वाला है। ग्राहकों के लिए कोने के किराने पर खड़े होकर तब तक इंतजार करना प्रचलित हुआ करता था जब तक क्लर्क अपने दोस्तों के साथ दिन का समय नहीं गुजार लेता था और इंतजार करवाए जाने से पहले मालिक अपना बैंक जमा पूरा नहीं कर चुका होता था। ग्राहक के जूते चमकाने में कमी रखने वाली सेवा के रास्ते में सब कुछ करने वाले विनम्र पुरुष द्वारा प्रबंधित चेन स्टोर्स ने पुराने समय के व्यापारियों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। यानी कि चेन स्टोर्स क्या है, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे पूरा सामान उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से वो अपनी बेस्ट सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। समय चलता रहता है, शिष्टाचार और सेवा आज बिक्री के नारे हैं, उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो उस नियोक्ता की तुलना में और भी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत सेवाओं को बेच रहा है जिसके लिए वह काम करते हैं, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों जनता के द्वारा काम में लगाए जाते हैं। यदि वे अच्छी तरह से सेवा करने में विफल रहते हैं तो वे सेवा करने के अपने विशेषाधिकार खोने के नुकसान से भुगतान करते हैं। इट मीन्स चाहे वो प्राइवेट आप किसी को अपना 1-to-1 दे रहे हैं, आप अपनी प्राइवेट सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, या किसी कंपनी के थ्रू आप अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का, अपनी जनता का रखना है। हम सब वह समय याद कर सकते हैं जब गैस मीटर पड़ने वाला इतने जोर से दरवाजे पर तड़ातड़ मारता था जो उन्हें तोड़ने के लिए काफी थे। जब दरवाजा खुल जाता था तो वे त्योरिया चढ़ाए चेहरे के साथ बिन बुलाए अंदर घुसा चला आता था, मानो कह रहा हो मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। वह सब अब बदल चुका है। मीटर पड़ने वाला आदमी अब एक सज्जन के रूप में खुद को पेश करता है जो मानो कह रहा हो आपकी सेवा से मुझे खुशी होगी सर। इससे पहले कि गैस कंपनियां यह सीखती कि हमारी त्योरी चढ़ाए मीटर पड़ने वाले कभी न चुकाई जाने वाली देनदारियां जमा कर रहे हैं, तेल बर्नर के विनम्र सेल्समैन आए और भूमि कार्यालय का व्यापार किया। अवसाद के दौरान मैंने पेंसिल्वेनिया के एंथ्रेसाइट कोयला क्षेत्र में कई महीने उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए बिताए जिन्होंने कोयला उद्योग को लगभग नष्ट कर दिया। कई बहुत महत्वपूर्ण खोजों के बीच तथ्य था कि ऑपरेटरों और उनके कर्मचारियों की ओर से लालच ऑपरेटरों के लिए व्यापार के नुकसान का और खनिकों के लिए नौकरियों के नुकसान का प्रमुख कारण था। इन्होंने क्या कहा, जो वो खुद अवसाद के दौरान गुजर रहे थे, उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक कोयला खदान का निरीक्षण किया जहां पर दोनों लोग नियोक्ता और उसके श्रमिक दोनों बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह से छोटे से उनके कर्मचारियों के लालच ने दोनों को डुबा दिया, यानी कंपनी को भी डुबा दिया और वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को भी। एक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अति उत्साही श्रम नेताओं के समूह और ऑपरेटरों की ओर से लालच के दबाव के माध्यम से एंथ्रेसाइट व्यापार अचानक क्षीण हो गया।
कोयला ऑपरेटर और उनके कर्मचारी कोयले की कीमत में सौदेबाजी की लागत को जोड़कर एक दूसरे के साथ तब तक सौदेबाजी करते रहे जब तक अंत में वे नहीं जान पाए कि उन्होंने तेल से जलने वाली चीजों के निर्माताओं और कच्चे तेल उत्पादकों के लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बना दिया है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बार बार एक ही चीज निकल के आ रही है, जब तक भी आप लोगों की सेवा करने के लिए अपना बेस्ट नहीं देते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विसेज को नहीं देते हैं, चाहे आप नौकरी के थ्रू दे, चाहे आप बिजनेस के थ्रू दे, चाहे आप अपनी पर्सनल सर्विसेज के थ्रू दे, तब तक आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने जीवन में बार बार विफलता का सामना करना होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, लेकिन कुछ ने इसके अर्थ की खोज की है। अब और कई वर्षों तक पूरी दुनिया जबरदस्ती एक धर्मोपदेश सुनती आ रही है, जिससे अच्छी तरह से कहा जा सकता है मनुष्य वही काटेगा जो कुछ भी वह बोता है। कुछ भी इतना व्यापक और प्रभावी नहीं जितना अवसाद। संभवतः सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है, अवसाद के पीछे एक कारण था। कुछ भी कभी एक कारण के बिना नहीं होता है। मुख्य रूप से अवसाद का कारण दुनिया भर की बुआई के बिना काटने की कोशिश करने की आदत से सीधा पता लगाया जा सकता है। अवसाद क्या है? आदमी कहते हैं ना कि अवसाद में चला गया, है ना, टेंशन में चला गया, माइग्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। इट मीन्स वो सोचना ज्यादा शुरू कर देता है और एक्शन लेना वो कम कर देता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वो बिना बोए काटने का प्रयास करता है। इसका यह गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अवसाद एक फसल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे दुनिया को बोए बिना ही काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुसीबत यह है कि दुनिया ने गलत तरह का बीज बोया है। कोई भी किसान जानता है कि वह गोखरू के बीज बोकर अनाज की फसल नहीं काट सकता। विश्व युद्ध के प्रकोप की शुरुआत में दुनिया के लोगों ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अपर्याप्त सेवा के बीज बोने शुरू कर दिए थे। लगभग हर कोई दिए बिना प्राप्त करने की कोशिश करने के सगल में लगा हुआ था। ये उदाहरण उन लोगों के ध्यान में लाए जाते हैं जिसके पास बेचने के लिए व्यक्तिगत सेवाएं हैं। उन्हें यह दिखाने के लिए हम जहां भी है और जो भी है हम अपने श्रम के आचरण की वजह से है। यदि कारण और प्रभाव का सिद्धांत है जो व्यापार, वित्त और परिवहन को नियंत्रित करता है, तो यही एक सिद्धांत व्यक्ति को भी नियंत्रित करता है और उनकी आर्थिक स्थिति का भी निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स ये एग्जाम्पल क्यों दिए गए? ये एग्जाम्पल इसलिए दिए गए, जो बोता है वो काटता है। जो भी आपने प्रयास किए हैं, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उसी का रिजल्ट आपको मिलता है और उसी से आपकी प्रोग्रेस होती है। राइट। अब क्यू क्यू एस रेटिंग क्या है और आपकी सेवाओं का पूंजी मूल्य किस तरह से आप लगा सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन आपको बस एक ही चीज समझना है कि जो आपका सबसे पहला टारगेट होगा, जो आपकी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगी, वो कौन सी रहेगी? वो प्रायोरिटी रहेगी आपका कस्टमर। या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, दैट इज वहां पर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर, अपने नियोक्ता के साथ मिलकर जो सर्विसेज देने जा रहे हैं, वो जब आप बेस्ट देंगे तो डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कलीग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, डजंट मैटर, बट आपको अपना बेस्ट देना है। एंड देन धीरे धीरे आप देखिए, आप खुद ही प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपनी इंडिविजुअल सर्विस दे रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड।